हेलो बच्चों, तो जिस चीज का तुमको बेसब्री से इंतजार था, सर जैन 2026 के एग्जाम कब खत्म होंगे, तो फाइनली जैन 2026 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और मैंने जैसे कि तुमको प्रॉमिस किया था, तुम्हारे जैसे ही सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, मैं फाउंडेशन अकाउंट्स का जैन 2026 के पेपर का सजेस्टेड आंसर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा तुम देखोगे, सजेस्टेड आंसर इज रेडी। पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, हर एक क्वेश्चन के तुमको आंसर्स ये पीडीएफ में मिलेंगे। अगर ये पीडीएफ सर हमको कहाँ मिल सकता है, ये पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर तुम ये वाला स्कैन भी कर सकते हो क्यूआर कोड डायरेक्टली। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो वहां पे तुमको सीए फाउंडेशन अकाउंट जैन 2026 का सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा। सर ये वीडियो में अपन पूरे के पूरे आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, पूरे आंसर्स डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो नहीं रहेगी इसमें। मैं हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, किस तरीके से बनेगा, एक खाली क्रक्स दूंगा। डिटेल वीडियो चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैं सजेस्टेड आंसर की डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक आंसर तुमको क्या है डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो एंड तक देखना। वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, मैंने ये सजेस्टेड आंसर अकाउंट्स के पेपर वाले दिन नहीं दिया, पेपर होते ही, क्योंकि काफी बच्चे फिर है ना लॉ का प्रिपरेशन नहीं कर पाते या बाकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाते अगर तुम्हारे को यहाँ पे कहीं मिस्टेक की गई हो। तो इसलिए मैं जान के ट्राई करता हूँ कि एक बार सारे एग्जाम्स हो जाए उसके बाद ये सजेस्टेड आंसर लेके आऊँ, ताकि तुमको बेनिफिट हो। अच्छा, अगेन ये सजेस्टेड आंसर मैंने बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर नहीं है, लेकिन मैं पिछले 3 4 5 अटेम्प्ट से सजेस्टेड आंसर दे रहा हूँ। और जनरली मेरा सजेस्टेड आंसर और इंस्टीट्यूट का मोस्टली मैच होता है, फिर भी थोड़ी बहुत एक हाथ जगह पे इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज तो मैंने पूरा डिटेल रिसर्च किया है कि कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ से था, कौन से पर्टिकुलर अटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो डिटेल एनालिसिस करके सजेस्टेड आंसर बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शायद मई 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं, मई 2026 वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कुछ बच्चों का शायद जैन में पेपर अच्छे नहीं करेंगे अकाउंट्स के, तो उनके लिए भी मई 2026 में कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो एंड तक देखना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुमको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आ जाओ, स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर डिस्कस करना। सबसे पहले तो आके देखते हैं ट्रू और फॉल्स। काफी अच्छे अब की बार इन्होंने ट्रू और फॉल्स निकाले थे, जिसमें सबसे पहला था, देखो, मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 का एज इट इज सेम ट्रू और फॉल्स है। मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो वाला था, ये वाला पर्टिकुलर ट्रू और फॉल्स होगा। ठीक है, अगर तुमको जाके चेक करना है तो जाके यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 में सेम ट्रू और फॉल्स से जाके चेक कर सकते हो। काफी बच्चे गलत करके आए थे। इसके बाद ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फिक्स एसेट का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होते ही नहीं है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट इज टर्म्ड एज लायबिलिटी। बच्चों ये लायबिलिटी नहीं होता, अगर प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट है तो इसको अपन प्रोविजन बोलते हैं, लायबिलिटी नहीं बोलते हैं, तो ये भी आ गया फॉल्स। उसके बाद क्या दिया था, नॉमिनल अकाउंट्स आर कीप्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये वाला जो पर्टिकुलर था ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट डेटर क्रेडिटर मेंटेन करते हैं, नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स था, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें। क्या बोला हुआ है, देखो, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इनिशिएटेड बाय द ट्रिब्यूनल, एलएलपी हैज फेल्ड टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब जो सिनेरियो में एलएलपी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देने में फेल हो जाती है, वहां पे ट्रिब्यूनल चाहे तो एलएलपी को वाइंडिंग ऑफ कर सकती है। यहां तक तो सही था, लेकिन इन्होंने क्या बोला, एनुअल रिटर्न कितने साल तक फाइल नहीं करे तो एलएलपी को डायरेक्टली वाइंड अप किया जाएगा, या इन्होंने बोल दिया 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। बट एक्चुअली बच्चों जो रूल है ना, वो 3 इयर्स का नहीं है, एक्चुअली रूल्स है 5 कंसेक्यूटिव ईयर। इसलिए ये वाला पर्टिकुलर जो ट्रू और फॉल्स है ये भी फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने इनको ट्रू करके आए थे 3 मान के, लेकिन एक्चुअली रूल के हिसाब से 3 नहीं है, रूल के हिसाब से 5 है, तो ये ट्रू और फॉल्स भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं राइट ऑफ कर सकता हूं अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये वाला जो आंसर था इसका ट्रू था, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट अलाउड है, तो ये वाला पर्टिकुलर ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा। तो काफी बच्चों को, बाकी सारे फॉल्स से सिर्फ एक ट्रू था, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ है। तुम चाहो तो इसको डिटेल रिसर्च करके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल रिसर्च करके आंसर्स दिए। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 7 से पूछे थे, उसके लिमिटेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट की रिटर्न पॉलिसी है। इसके एडवांटेजेस बताओ तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एडिशनल डिस्क्लोजर दे पाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लिमिटेशंस कुछ है कि जहाँ पे एएस में एक से ज्यादा चॉइसेस है, वहां पे मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, वहां पे मेरे को
डिफिकल्टी हो सकती है और बहुत बार स्कोप रिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे लॉ में कुछ और बोला हुआ है और एएस में कुछ और बोला हुआ है, ऐसे सिनेरियो में डिफिकल्टीज आती है तो वो लिमिटेशंस में आ जाएंगे। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस मैंने रिवीजन वीडियो में भी तुमको कवर कराए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आया था, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, एक डायरेक्टली आया था, ये आया है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से जर्नल का क्वेश्चन आया था, जीएसटी वाला। अगर इसमें बताओ तो फर्स्ट वाला वेरी इजी, सेकंड वाला भी, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, काफी बच्चे यहाँ पे गलत करके आए। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए 10,000 के, बच्चों कहीं पे भी अगर तुम पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर का पर्टिकुलरली जीएसटी अमाउंट भी रिवर्स होगा। तो यहाँ पे 10,000 पे अपनी जब भी विड्रॉ करता हूँ पर्सनल यूज, मेरी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन ये सिनारियो में जहां पे मैंने जीएसटी वाले गुड्स विड्रॉ किए, यानी मैं कभी भी जो गुड्स परचेस करके लाया था वो सेल नहीं कर रहा हूँ, घर पे लेके जा रहा हूँ, ऐसे सिनारियो में ताई जो अपनी निर्मला सीतारमन ताई क्या बोलती है, तुमको जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। तो 10,000 का 9% सीजीएसटी है, जीएसटी भी रिवर्स होगा। तो आइडियली इसकी जर्नल एंट्री बताओ तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, इस तरीके से एंट्री होगी। अच्छा, इसके बाद बोला परचेस ऑफ मशीनरी 50 to 500 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। अब बच्चों 50 to 500 में 5% का आईजीएसटी मिला हुआ है, तो ऐसे सिनारियो मैंने तुमको क्लास में भी बताया हुआ है। 50 to 500 को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको डिवाइड कर दो 105% से, तो तुम्हारी मशीनरी आ गई 50,000 और उसका 5% ले लेना, यानी 2,500 का तुमको यहाँ पे इनपुट मिलेगा। तो आइडियली जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके 50 to 500 की एंट्री होगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला था, विनोद को रिटर्न किया, रिटर्न करते टाइम भी मुझे क्या जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस। अच्छा, जब रिटर्न करूंगा 3,000 उसमें बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है, तो सर यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा क्या? यस, यहाँ पे 3,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, जो तो रिटर्न जो रिकॉर्ड करूंगा वो 2700 और उसके ऊपर का जीएसटी रिवर्स करके इस तरीके से मैं रिटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। अगर ओवरऑल बताओ तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, खाली ट्रू और फॉल्स थोड़े ट्रिकी पूछे थे, अदरवाइज मैनेजेबल था। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2A पे आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 6 से पूछा हुआ है। एज इट इज सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का ही उठा के डाला है, मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन था, खाली इन्होंने देखो ये वाली थर्ड वाली एडजस्टमेंट मैं तुमको एक बार बताता हूँ कि वेजेस फॉर 5,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अच्छा, ये स्टेज 3 का क्वेश्चन है। स्टेज 3 की अगर तुमको याद दिला तो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनकम एक्सपेंस के जगह अपन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे वेजेस बोला 5,000 पे किया, आइडियली अगर मैं वेजेस अकाउंट में लेके गया मतलब P&L एडजस्टमेंट में 5,000 लेके गया, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। लेकिन मैंने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, वेजेस को जाना नहीं चाहिए था, वेजेस को रिवर्स करना पड़ेगा, मशीनरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन बट बच्चों यहाँ पे अगर तुम लास्ट लाइन देखोगे तो बच्चों ने पहले फटाफट फटाफट कर लिया और ये लास्ट लाइन ही देखना भूल गए। यहाँ पे बोला हुआ है 10% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी बच्चों पिछले साल अगर मैं मशीनरी रिकॉर्ड करता 5,000 की, तो उसके ऊपर का 10% डिप्रिसिएशन भी होता। यानी अगर 5,000 की मैं मशीनरी रिकॉर्ड करता तो 500 रुपए का डिप्रिसिएशन भी आता। यानी अब मैं नेक्स्ट ईयर में जब मशीनरी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर में मशीनरी में 5,000 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 5,000 की मशीनरी है, पिछले साल का 500 रुपए का डिप्रिसिएशन, यानी इस साल मैं रिकॉर्ड करूंगा डायरेक्टली मशीनरी 4,500 पे। तो इस साल जो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 4,500 से। काफी बच्चे यहाँ पे गलत करके आए होंगे, बच्चों ने 5,000 से किया होगा, लेकिन यहाँ पे 5,000 नहीं 4,500 से होगी। अच्छा, इसमें और एक तरीका ऐसा निकल सकता है, या तो पहले मशीनरी 5,000 पे रिकॉर्ड करो फिर अलग से 500 के डिप्रीशिएशन की एंट्री पास करो, तो दो एंट्री भी पास करके कर सकते हो और नेट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक आया था यहाँ पे, गुड्स वर्थ ₹16,000 वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, वर्थ था मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला हुआ था। अच्छा, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन इन्होंने बोला यहाँ पे 25% ऑन सेल। अब बच्चों सेल वैल्यू और सेल का परसेंटेज गिवन है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 16,000 का 25% लगाओ, इतने का तुमको प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब आइडियली बताओ तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 16,000 की मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास मैं रिकॉर्ड करूंगा, 16,000 माइनस 25%, यानी मैं आइडियली 12,000 रुपए पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगी 12,000। अच्छा, ये पर्टिकुलर के ऊपर 25% से प्रॉफिट रिवर्स होगा, 4,000 का P&L एडजस्टमेंट से प्रॉफिट रिवर्स करूंगा और कस्टमर अकाउंट को दे दूंगा, क्योंकि कस्टमर अकाउंट सेल रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था, सेल ऑन रिटर्न बेसिस है इसलिए, ठीक है। तो ओवरऑल बताओ तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी सब तो नॉर्मल देखे दिखा एडजस्टमेंट है, काफी ईजी था, कुछ उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने सारी की सारी एंट्रीज स्पेसिफाई की गई है, तुम लगे तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा PDF है, वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A आया था, क्वेश्चन नंबर 2A के बाद क्वेश्चन नंबर 2B जो पूछा इन्होंने डिप्रीसिएशन का, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था डिप्रीसिएशन का। अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ये वाला जो है ना रिमेनिंग वैल्यू का क्वेश्चन है,
सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुमको क्लास में सॉल्व करा है रिमेनिंग वैल्यू के। इसके अलावा मेरी जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है वहां पे भी ऐसे रिमेनिंग वैल्यू का सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, 1 अप्रैल 2024 का 1,42,50,000 का बैलेंस गिवन है। अब ये तो टोटल बैलेंस है, इसमें से बच्चों क्या हुआ, दो मशीन इन्होंने, एक मशीन सेल कर दी और एक मशीन स्क्रैप करी। यहाँ पे देखो ऑन द सेम डेट मशीन विच हैड कॉस्ट 32,80,500 ऑन 1 अप्रैल वाज ऑक्शन, मतलब ये मशीन इन्होंने करी है सेल। अच्छा, अनदर मशीन जो थी इन्होंने एक मशीन कर दी स्क्रैप। अब बच्चों यहाँ पे एक तो और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 1 सितंबर बोला। जनरली अपने दिमाग में कैसे चलता, सितंबर मतलब अपन 6 महीने लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 सितंबर है तो 5 महीने ही लगेंगे। 5 महीने कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 सितंबर को ट्रांजैक्शन हो गया था, यानी 5 महीने और 7 महीने ऐसा है। अब बच्चों ये जो दो पर्टिकुलर मशीन की वैल्यू रहेगी, इस पे तो डिप्रीसिएशन लगेगा सिर्फ 5 महीने का। इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट निकल के आएगा, रिमेनिंग अमाउंट में डिप्रीसिएशन लगता है 7 महीने का। तो ऐसे करके 5 और 7 महीने का डिप्रीसिएशन लगाना है रिमेनिंग वैल्यू पे, पूरे साल का 12 महीने का डिप्रीसिएशन लगेगा। अब सर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूं, एक तो अपना 360 डिग्री वर्किंग नोट के कैटेगरी से तुम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आईसीआई के हिसाब से कैसे वर्किंग नोट बनेगी वो भी बताता हूं। यहाँ पे देखो, एक तो मशीन थी 3280 500 की। अच्छा, ये मशीन खरीदी मैंने कब खरीदी थी, ये मशीन मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2022। अब 1 अप्रैल 2022 से 22-23 का डिप्रीशिएशन, 23-24 का डिप्रीसिएशन, यानी इसको वैल्यू को लेके आ जाओ 1 अप्रैल 2024 पे। ठीक है, तो ये अगर तुम 1 अप्रैल 2024 तक डिप्रीसिएशन करके लाओगे तो तुम्हारी डब्ल्यूडीवी बसती है 2657,205। अच्छा, उसके बाद जो मशीन स्क्रैप हुई 2023 में खरीदी थी, उसका तो सिर्फ 23-24 का डिप्रीशिएशन एक साल का माइनस होगा। ठीक है, 23-24 का डिप्रेशन माइनस किया तो वैल्यू निकल के आई 2,94,9,750। अब बच्चों देखो, टोटल वैल्यू थी 142 1,42,50,000। अब इसमें से जो मशीन सोल्ड हो गई उसकी ओपनिंग वैल्यू निकाल दो, जैसे कि ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे थे 2,657,205, इसकी ओपनिंग वैल्यू निकाल दी। अच्छा, उसके बाद जो मशीन स्क्रैप हुई उसकी भी ओपनिंग वैल्यू निकाल दो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट आ जाएगा ये हो जाएगा रिमेनिंग मशीन। ठीक है, अच्छा सर ये रिमेनिंग मशीन पर पूरे 12 महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा। इसके अलावा एक न्यू मशीन खरीदा था 21-20 की 46,900, उसके ऊपर मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर किए, यानी टोटल मशीन हो गई मेरी 21,66,900। इस पे बच्चों कितने महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा, देखो 5 और 7 का है, तो यहाँ से खरीदा तो इस पे 7 महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा। ऐसे टोटल करंट ईयर का डिप्रीशिएशन आ जाएगा 9,90,708। उसके बाद ये वाली मशीन पे लॉस हो गया और ये वाली मशीन पे भी लॉस हो गया। यहाँ पे अपने को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाने बोला हुआ है और वर्किंग भी बनाने बोला हुआ है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट भी मैंने सारे के सारे दिए कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है, ब्रॉड डाउन करोगे, उसके बाद एक मशीन सेल करी, जो मशीन सेल करी उसके ऊपर ये डिप्रीशिएशन लगेगा 5 महीने का, यहाँ पे निकाला हुआ है देखो 1,10,717, 5 महीने का डिप्रीशिएशन निकाला हुआ है, तो 5 महीने का डिप्रीसिएशन किया और वो मशीन के ऊपर लॉस बुक कर लिया। उसके बाद स्क्रैप वाली मशीन पे लॉस और स्क्रैप वाली मशीन का डिप्रीशिएशन और टोटल डिप्रीसिएशन। इसके बाद तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन 9,81,9,237, ये बैलेंस कैरिड डाउन आना चाहिए था आइडियली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ही साल का प्लांट एंड मशीनरी ओवरऑल बताओ तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चन आईसीआई ने पहले भी पूछे हुए, कोई न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं था, और ऐसा सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। खाली बच्चों को यहाँ पे क्या डिफिकल्टी गई होगी, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनको मंथ्स में कंफ्यूजन हुआ होगा। अदरवाइज ये रिमेनिंग मशीन वाला क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था और मैनेजेबल क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन आईसीआई ने यहाँ पे पूछा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3A आया था एनपीओ का क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ओवरऑल ये क्वेश्चन भी बताओ तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है मॉड्यूल का। ठीक है, खाली ये क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में दिया। अच्छा, जनरली अपने को क्वेश्चन में देता था रिसिप्ट एंड पेमेंट, और अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट से जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये क्वेश्चन में बच्चों क्या यूनिक है, ये क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मेरे को जाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। यानी आइडियली जो तुम्हारे एड लेस वाले रूल है वो पूरे उल्टे हो जाएंगे। अगर तुमको क्लास में याद हो तो मैंने एड लेस वाले रूल क्या बताया है। एड लेस वाले रूल अपन ने सिंपल देखे थे कि ए फॉर एडवांस, ए फॉर एड, प्रीवियस ईयर में एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर में एडवांस लेस होगा, आउटस्टैंडिंग लेस और ऐड, ये अपने नॉर्मल रूल होते हैं। लेकिन बच्चों जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाना है तो ये पूरे के पूरे रूल में उल्टे कर देता हूं, यानी एडवांस लेस ऐड और ऐड लेस, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अगर वही रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं तुमको बताऊं तो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग देखो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, उल्टे रूल के हिसाब से आउटस्टैंडिंग मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा, एडवांस प्रीवियस ईयर का लेस, करंट ईयर का ऐड, इस तरीके से रूल्स तुम लगा सकते हो।
या फिर बच्चों इसी को तुम वर्किंग नोट कैसे लेजर के फॉर्मेट में भी वर्किंग नोट बना सकते हो, जैसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है मेरे लिए, रिसीवेबल मतलब एसेट, एसेट है तो डेबिट साइड, ओपनिंग एडवांस बच्चों लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड ले लिया, ठीक है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट ले लो और उसके बाद क्लोजिंग वाला ले लोगे तो तुम्हारा जो आया बैलेंसिंग फिगर रिसिप्ट एंड पेमेंट पे लेना चाहिए वो आएगा 172080, ठीक है। तो यहाँ पे 172080 सब्सक्रिप्शन का लेना था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के भी सेम रूल लगेंगे, लेस वाला और ऐड वाला, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पे लेजर भी बना सकते हो सैलरी का। तो तुम देखोगे तो कैश का अमाउंट आया था 112800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोला था, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डायरेक्टली ऐड करके तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला क्लब के पास ग्राउंड है 2,40,000 का। अच्छा, ये 2,40,000 का ग्राउंड ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। बच्चों यहाँ पे तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मैंने भी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों भी बनाई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम देखोगे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, और डिप्रीसिएशन भी तुम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखोगे तो यहाँ पे तुमको डिप्रीसिएशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आइडियली देखोगे तो तुम्हारी क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किया होगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी अपन ने लेजर बनाया, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन और डिप्रीशिएशन रिकॉर्ड करा, तो 9600 का मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस आ गया, जो कि मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक यूनिक एडजस्टमेंट बताओ तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑडिट फीस ऑफ 23-24, पिछले साल की ऑडिट फीस 4800 इस साल पे की, और करंट ईयर की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑडिट फीस कितनी जाएगी बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑडिट फीस जाएगी 4800, और करंट ईयर में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑडिट फीस गिवन है, अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे 6000, ये 6000 पूरा का पूरा करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो ये 6000 पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग मुझे लेना पड़ेगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, अब ये वाली लाइन जो है ना बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 23-24 द क्लब रेज द बैंक लोन ऑफ 48,000। सर, हम 23-24 कर रहे हैं या 24-25? तो अगर आइडियली बताओ बच्चों तो हम फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग कर रहे हैं 24-25 की, और बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट 24-25 का बना रहे हैं। तो लोन जो 23-24 में लिया, इसका करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी लेना देना नहीं है। ये डायरेक्टली बच्चों क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। खाली इतना ही था, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए रहेंगे, लेकिन ये 48 ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों जगह पे लेना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट बताओ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 31 मार्च 2024। बच्चों ये भी पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 2,05,000 की परचेज है, तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 2,05,000 की परचेज दोनों भी बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसके बाद डायरेक्टली वन बाय वन जो रिमेनिंग चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट की, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पोस्ट कर दो, और ऐसे करके निकालोगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा तुम्हारा 60,400, ठीक है। आइडियली ये आना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जो सरप्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल फंड अगर तुम ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालोगे तो 481960 का कैपिटल फंड आ जाएगा, और तुम्हारी बैलेंस शीट जो टैली होनी चाहिए थी वो 589640 ये पर्टिकुलर अमाउंट से तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी ये बैलेंस शीट टैली हुई है ये अमाउंट से, तो आइडियली तुम्हारा आंसर कंप्लीटली करेक्ट आया है। यहाँ पे पूरे वर्किंग नोट भी मैंने यहाँ पे बताया तुमको। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड जो आएगा 481960, इस तरीके से एनपीओ का क्वेश्चन आया था। काफी इजी क्वेश्चन, सेम एज मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट इन्होंने पूछा पार्टनरशिप का। अच्छा, पार्टनरशिप का इन्होंने तो सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह पूछा, खाली उसमें से अमाउंट को कुछ पर्टिकुलर 2x से बढ़ा दिया और अमाउंट चेंज करके सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैं इसके बारे में फटाफट तुमको बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन में ना बच्चों गुडविल कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट से। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बोला, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। गुडविल जो है, मोहन विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ है मोहन अपने शेयर का गुडविल कैश में लेके आएगा, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, यानी ये 2 लाख रुपए मोहन एक तो ये लाने वाला है, कैपिटल लाने वाला है कैश में। अच्छा, उसके बाद मोहन और क्या लाएगा, मोहन उसके शेयर ऑफ गुडविल भी कैश में लेके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालना है यूजिंग प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये वाले जो प्रॉफिट है ना बच्चों, ये वाले प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें एबनॉर्मल अमाउंट मिली हुई है। तुमको जो करना है बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 पर्टिकुलर पार्ट है इसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद तुम डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओगे। अब देखो, अगर यहाँ पे आइडियली बताओ तो 40,000 का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है। अब 40,000 के प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम बच्चों अगर मिला हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम से प्रॉफिट बड़ा होगा।
अब मेरे को एबनॉर्मल आइटम हटाने हैं, तो ये 80,000 को बच्चों क्या कर दूंगा, ये 80,000 को वापस से प्रॉफिट में लेस करना पड़ेगा। तो 40,000 रुपए को, अगर देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बना हुआ है, 40,000 रुपए को 80,000 से लेस करूंगा तो तुम्हारा लॉस आ जाएगा 40,000 का। अच्छा सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में 20,000 रुपए का लॉस है, लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 220 का मैंने इंक्लूडेड है। अच्छा वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मतलब मैंने एम्प्लॉइज को कुछ 2,20,000 रुपए दिए थे, यानी इससे एक्सपेंस बढ़ा होगा। लेकिन बच्चों ये हर साल नहीं देते, इसलिए अगेन एबनॉर्मल आइटम है। तो अब ये एक्सपेंस था, इसलिए वापस से एड बैक करना पड़ेगा। तो -20 में 220 एड बैक कर दोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख का प्रॉफिट है, दिस इंक्लूड 50,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन सेल ऑफ फिक्स एसेट हर साल नहीं होगा, यानी ये भी एबनॉर्मल अमाउंट है। तो ये 1 लाख में से 50,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो आइडियली आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब 40 2 लाख और 50, इसका सिंपल एवरेज निकालोगे तो 70,000 आएगा। और गुडविल 2 ईयर्स ऑफ परचेज बोला, यानी 1,40,000 का गुडविल है। ठीक है, अच्छा बच्चों उसके बाद 1,40,000 रुपए का गुडविल जो है, 1,40,000 रुपए का गुडविल कैलकुलेट करने के बाद अपन निकालेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर तुम देखोगे ओल्ड शेयर था 3:2 और न्यू शेयर है 7:5:8। ठीक है, तो ओल्ड शेयर आ जाएगा, देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ओल्ड शेयर था फॉर राम और श्याम के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अच्छा यहाँ पे ओल्ड शेयर था इनका 3/5, न्यू शेयर है 7/20, श्याम का था ओल्ड शेयर 2/5 और न्यू शेयर है 5/20। तो अगर तुम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हो तो 5:3 का इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है। अच्छा अब मोहन से गुडविल कितना लेंगे, उसका हिस्सा पूरा गुडविल तो लेंगे नहीं, 140 इंटू 8/20 उससे लेंगे 56,000। अच्छा अब ये गुडविल राम और श्याम कैसे बांटेंगे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में 5:3 के रेशो में ये लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो 5:3 के रेशो में यानी 35,000 एंड 21,000 गुडविल का हिस्सा निकल के आ जाएगा। उसके बाद बच्चों डायरेक्टली अगर तुम देखोगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट बोले, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, तो काफी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। देखो यहाँ पे भी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। 2 लाख से फिक्स एसेट बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोला हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो प्रोविजन निकालोगे ना, पहले बैड डेप्ट माइनस करना, उसके बाद प्रोविजन निकालना, ऐसे करके निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा निकल के आ जाएगा डायरेक्टली 36,000 और 24,000 रुपए का तुम्हारा गेन आ जाएगा, जो 60,000 का गेन था 3:2 के रेशो में राम और श्याम को बटा। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ट्रांसफर कर दूं, यहाँ पे देखो 36 और 24 जो तुम्हारा आया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ पे ओपनिंग ले लूंगा। अच्छा 2 लाख रुपए वो एक तो कैपिटल लाएगा और 56,000 रुपए का गुडविल लाएगा। उसके बाद अगर अपन ने जैसे नीचे गुडविल कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 35 और 21, तो 35 और 21 गुडविल दे देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद डायरेक्टली तुम निकाल लोगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लेके गए अपन बैलेंस शीट में। अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर तुम देखोगे एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट गिवन है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कुछ कैश वगैरह नहीं दिया हुआ था डायरेक्टली, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कैश का कंपोनेंट ऐड किया है। मे बी ऐसा हो सकता है आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आएगा देखो, यहाँ पे एक तो 2 लाख कैश लाया और प्लस उसने 56,000 रुपए का हिस्से ऑफ गुडविल इन कैश लाया, तो 2,56,000। अच्छा अगर तुम यहाँ पे आके पढ़ोगे तो पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ नहीं किया है और गुडविल बैलेंस शीट में भी अपीयर नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने गुडविल कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया। और ऐसे सिनारियो में तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए थी 1666,000 1666,000। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो क्वेश्चन नंबर 3 भी था। क्वेश्चन नंबर 3 भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होने के बाद डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4A में पूछ लिया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, खाली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के अमाउंट से इन्होंने 60% से बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये भी 4A रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब की बार इन्होंने डिसोल्यूशन नहीं पूछा। ठीक है, तो वो काफी सरप्राइजिंग लगता है, डिसोल्यूशन पूछती है आईसीआई, लेकिन अब की बार डिसोल्यूशन नहीं पूछा, सिर्फ रिटायरमेंट और एडमिशन पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा आइडियली बच्चों तुम यहाँ पे देखोगे अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में, तो गुडविल अमाउंट गिवन है डायरेक्टली 288। अच्छा और एक बात, इतना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे इन्होंने खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ही पूछा हुआ है, बैलेंस शीट भी बनाने यहाँ पे नहीं बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूछा बच्चों, 96,000 की जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी जो इन्होंने सरेंडर कर दी। अच्छा अब अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन में आके देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, प्लस 96,000 रुपीज, यानी जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा का पूरा गेन होगा। अब ये गेन जो है 96,000 का, ये तो यहाँ तो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जा सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम ही बात होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ओल्ड रेशो था 3:2:1, न्यू रेशो जो इन्होंने डिसाइड किया है वो है इक्वली। तो ऐसे सिनारियो में बच्चों यहाँ पे ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी को गेन होगा। गेनिंग रेशो, अगर गेनिंग रेशो तुमको याद हो कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो न्यू शेयर इनका 1/2 है, ओल्ड शेयर माइनस कर दिया तो 1:2 का गेन है। अच्छा अब गुडविल ए को कितना देंगे, ए को उसके हिस्से का गुडविल दे देंगे, बी और सी 48 और 96। ठीक है, तो ऐसे 48 और 96 की गुडविल निकल के आ गई थी। 48 और 96 की गुडविल ए को दी किसने, बी और सी ने, क्योंकि यहाँ पे ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। अच्छा उसके बाद रिवैल्यूएशन बोला, बिल्डिंग एप्रिसिएट किया 30% से, तो बिल्डिंग पे गेन आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएट किया, इसमें ऊपर लॉस हो जाएगा। इन्वेंट्री 80% कैरिंग वैल्यू से राइट डाउन किया है, मतलब 80% से वैल्यू 20% से वैल्यू कम की है, तो इन्वेंट्री पे लॉस आएगा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालना है 5% का। अच्छा यहाँ पे ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल आर टू बी रिटर्न बैक, यानी बच्चों क्या बोला हुआ है कि 16,000 रुपए हटा दो, 16,000 रुपए का गेन हो गया यहाँ पे क्रेडिटर्स में। ठीक है, ओवरऑल तुम देखोगे यहाँ पे 96,000 का गेन आया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बढ़ गया। ठीक है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है, उसके अलावा और क्या बोला हुआ है देखो ध्यान देना, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। अब देखो बिफोर रिटायरमेंट टोटल कैपिटल 960 का था, अब रिटायरमेंट होने के बाद भी कैपिटल 960 का चाहिए, यानी अब देखो 960 का कैपिटल है और इनका रेशियो इक्वल ही है बी और सी का, यानी डिवाइड बाय 2 करूंगा, यानी 480 इनका क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए। काफी बच्चे ये एडजस्टमेंट करना भूल गए रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इसका 480 रहेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर बैलेंसिंग फिगर ये लोग कैश से लेके आ जाएंगे, यानी बी को 176 और 4 लाख रुपए लाने की जरूरत है। अच्छा ए जो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट का कैसे बोला, 75% जो भी उसकी अमाउंट निकली वो मैंने कैश में पे करा और बचा कुचा उसके लोन अकाउंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट ही बनाने नहीं बोला था, उसके अलावा एडिशनली कैश अकाउंट बनाने बोला हुआ है। ठीक है, आइडियली देखोगे तो 480 इनका क्लोजिंग बैलेंस है और कैश का बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा 176 4 लाख आना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ में इसकी बैलेंस शीट भी बना दिए बिना पढ़े, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है वो पढ़ो, तो तुमको समझ में आएगा किस तरीके से करना है। ठीक है। अच्छा इसके बाद एकदम सोने पे सुहागा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 13, काफी इजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ओवरऑल अगर तुमको ये क्वेश्चन के बारे में याद दिया रहा हो तो एक ही एक एडजस्टमेंट थी जो काफी यूनिक एडजस्टमेंट है, अदरवाइज एकदम सिंपल, मतलब 12th लेवल का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है। अच्छा इसकी एडजस्टमेंट में फटाफट बताओ तो, राधे हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 3,300, इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, परचेस में से लेस और पेड एंड डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट के खर्चे में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वही अगर यहाँ पे तुमको बताओ तो डायरेक्टली 4608,800 में से एडवर्टाइजमेंट परचेस का लेस कर दिया परचेस के अमाउंट में से, और उसके अलावा फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में ऐड कर दिया। ये वाला काफी यूनिक था। वेयर हाउस में फायर आग लग गई, आग लगने की वजह से 6 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, 4,500 का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर दिया। अब देखो बच्चों ऐसे सिनेरियो में एंट्री क्या होगी, 6,000 रुपए आएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, यहां से हटा दो। अच्छा इसमें जितना लॉस हुआ वो पीएनएल डेबिट साइड लेके जाओगे, 6,000 के गुड्स से 4,500 का इंश्योरेंस आ रहा है, यानी 1,500 रुपए का लॉस है, पीएनएल डेबिट साइड आ जाएगा, 1,500 का लॉस पीएनएल डेबिट साइड। उसके बाद 4,500 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होगा, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,500 का तुमको बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। इस तरीके से गुड्स लॉस बाय फायर की एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल पूछा हुआ है। अब यहाँ पे अगर तुम आके देखोगे, यहाँ पे ओपनिंग भी दिया हुआ है प्रोविजन का। अब बच्चों ऐसे सिनारियो में क्या करते हो, दो चीजें हो सकती है, या तो तुम प्रोविजन का लेजर बना के करो पूरा आंसर तो भी तुम्हारा करेक्ट है, या फिर क्या करो क्लोजिंग प्रोविजन में से ओपनिंग प्रोविजन हटा के पीएनएल में लेके जाना। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम क्लोजिंग प्रोविजन रिक्वायर्ड देखोगे तो क्लोजिंग प्रोविजन रिक्वायर्ड रहेगा 24,000, लेकिन पीएनएल में 24,000 नहीं जाएगा, पीएनएल में 24,000 में से ओपनिंग प्रोविजन कितना है यहाँ पे 12,800 का, वो हटा दो, 11,200 का ही पीएनएल में जाएगा, यानी प्रोविजन जितने से बड़ा है उतना ही मैं पीएनएल में लेके जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं डेटर से माइनस कर रहा हूँ तो पूरा प्रोविजन माइनस होता है। सेम विद द डिस्काउंट का, डिस्काउंट 2.5%, यानी कितना चाहिए था, 11,400 का क्लोजिंग डिस्काउंट बन रहा था, लेकिन कुछ डिस्काउंट ऑलरेडी 5,500 का है, तो मैं दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट कहाँ लेके जाऊंगा, वापस से पीएनएल में लेके जाऊंगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन पूछा, डिप्रिसिएशन एकदम सिंपल एडजस्टमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट था, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या बोला हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने लिया स्टॉक को हाइपोथिकेट रख के। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे स्टॉक की वैल्यू नहीं दिया गिवन है। अगर तुम बैंक ओवरड्राफ्ट देखोगे यहाँ पे तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 3,20,000 का। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, सपोज बैंक अगर मुझे ओवरड्राफ्ट देगी तो कैसे देगी, अगर कोई 100 रुपए की वैल्यू है तो वो बैंक की वैल्यू उसको स्टॉक की 80 रुपीज कंसिडर करेगी। उसके बाद 20% मार्जिन काटने के बाद मेरे को बैंक इसका 80% यानी 64 रुपीज का बैंक लोन देगी। यानी अगर मेरा 100 रुपीज का स्टॉक है तो बैंक मुझे लोन कितना दे रही है, 64 रुपीज का। ऐसे सिनारियो में स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हो बच्चों, दो तरीका है, 3,20,000 ले लो कैलसी पे। ठीक है, 3,20,000 को देखो पहले क्या बोला इन्होंने, 80% ऑफ रियल वैल्यू, यानी 3,20,000 का तुम्हारा ओवरड्राफ्ट हो गया, डिवाइड बाय 80% करो, यानी 4 लाख तुम्हारी मार्जिन काट के 4 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए। और वापस से इन्होंने बोला 80% मार्जिनल वैल्यू, यानी वापस से एक बार डिवाइड बाय 80% कर लेना, तो ऐसा तुम्हारा स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 लाख। ठीक है। अच्छा
इसको दूसरा तरीका कैसा है, डायरेक्टली जैसे मैंने 64 निकाला, 80 का 80% अगर तुम कैलसी पे कर रहे हो तो 64%, 3,20,000 डिवाइड बाय 64% कर लो, तुम्हें तुम्हारी स्टॉक की वैल्यू निकल के आती है 5 लाख। अच्छा, जो स्टॉक की वैल्यू 5 लाख निकल के आएगी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लूंगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कोई भी मेजर एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। बैड डेप रिकवर था, वो अलग अलग मैं दोनों को लिखता हूँ, बाकी सारी एडजस्टमेंट एकदम इजी एडजस्टमेंट थी जो 1 बाय 1 तुम पोस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर बच्चों तुम देखोगे तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 564,140, नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 339,700, ठीक है। चेक कर लेना क्या इतना ही आया था क्या। नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स लेस करने के बाद तुम्हारी जो बैलेंस शीट टैली होगी वो होगी 1073,500 और 1073,500 से, इतने अमाउंट से तुम्हारी बैलेंस शीट आइडियली टैली होनी चाहिए थी, ठीक है। पेपर में चेक करते जाओ क्या इतना ही आया था क्या, नहीं तो एडजस्टमेंट वाइज स्टेप वाइज मार्किंग होगी, जितना तुमने करेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स का काफी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A ने पूछा इन्होंने बीआरएस। अच्छा, बीआरएस में एक अगर ओवरऑल बताओ तो यहाँ पे बोला हुआ है बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस। बच्चों बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये होता है ओवरड्राफ्ट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2018 में भी आया था, ओवरड्राफ्ट गिवन है। अच्छा, अगर तुमको ओवरड्राफ्ट के रूल बताओ तो जब भी मैं ओवरड्राफ्ट से अपना शावा स्टेप्स से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं बैंक से, ठीक है। तो ये हाथ बैंक है, याद कैश है, मैं बैंक को कम ज्यादा कर सकता है, कैश मेरा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और ओवरड्राफ्ट है इसलिए शावा में एक स्टेप ऐड लगानी पड़ेगी, यानी अगर तुम्हारा आंसर प्लस आया तो तुमको माइनस करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा आंसर माइनस आता है तो तुमको प्लस करना पड़ेगा, ऐसे एक स्टेप उल्टा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे फर्स्ट सेकंड ओवरऑल बाकी सब इजी थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे इजी थे, खाली मैं यूनिक वाले बताता हूँ कौन सी डिफिकल्टी गई होगी। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ 2,400 ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब सबसे पहले यहाँ पे कलेक्ट किया इंटरेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या हुए कि सर ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट पे तो इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है, यानी बहुत सारे बच्चों को लगा ओवरड्राफ्ट था तो बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। बैंक, अब ये कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, कोई मेरी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे हो या कोई पर्टिकुलर जगह पे मेरी एफडी पे ऊपर इंटरेस्ट आना हो, ये कलेक्ट किया मतलब यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। काफी बच्चे इसको कम कंसिडर करके आए थे, बट इसके लिए तुम रेफर कर सकते हो पीवाईक्यू में 2018, वहां पे भी इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो इन्होंने ऐड किया हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा। अच्छा, अब आइडियली देखो बैंक बैलेंस बढ़ा, पासबुक का ऊपर है, कैश बुक नीचे, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ओवरऑल लेस करना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो बीआरएस अगर मैं बनाऊंगा इसका, तो बीआरएस में मैं इसको ऐड कर दूंगा 2,400 रुपए, ठीक है। तो ये 2,400 मेरा ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड काफी यूनिक था। उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। अब देखो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड कैश बुक में, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ओवरकास्ट करने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होगा। पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में कम हुआ क्या, नहीं तो क्या करूंगा, कैश कांस्टेंट है तो लेस करूंगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए 900 रुपए भी क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। ये भी यूनिक था, ठीक है। उसके बाद बाकी इजी था, खाली ये वाला देख लो, ये वाला एक बार देख सकते हो, कैशियर हैड रॉन्गली रिकॉर्डेड अ बैंक पेमेंट ऑफ 12,500 एज 21,500। अब देखो कैशियर ने कैश बुक में 21,500 कम हुए, बैंक स्टेटमेंट में 12,500 कम हुए, तो क्या करूंगा, बचा हुआ जो भी डिफरेंस है इसका 9,000 वो लेस करूंगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए वापस से ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी जो एडजस्टमेंट है वो सारी इजी, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 10,000 ऐड होगा, 8,000 ऐड होगा, 5,000 ऐड होगा, 3,000, 2,000 और 20,000, ये तीनों भी चीजें लेस हो जाएंगे, तो तुम्हारा बैलेंस एज पर कैश बुक जो आएगा 50,000 रुपए आएगा। सर यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक वैसे भी नहीं बना सकते क्योंकि बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, कैश बुक का बैलेंस गिवन नहीं था, तो यहाँ पे ईसीबी नहीं बनेगा, नॉर्मल रेगुलर बीआरएस बनना, और 50,000 रुपए था। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन गया होगा, तो कलेक्शन वाले पॉइंट में कंफ्यूजन गया होगा। ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट को अपन ने पॉजिटिव लेके स्टार्ट किया, और इसका बैलेंस एज पर कैश बुक तुम्हारा 50,000 रुपए नियरली आएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा बीआरएस का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। अच्छा, बीआरएस के बाद एकदम सोने पे सुहागा, मतलब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है, तो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना चाहिए। अमाउंट भी चेंज नहीं किया बच्चों, अगर तुम मेरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, सेम टीएनजे का क्वेश्चन है, अमाउंट भी सेम है, एक भी अमाउंट चेंज नहीं, एज इट इज अमाउंट इन्होंने रखी है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, 180 का बिल था, टी ने ड्रॉ किया, जे ने एक्सेप्ट किया, अपने को इन द बुक्स ऑफ टी करना है, यानी टी के लिए सबसे पहले हो जाएगी एंट्री बिल रिसेबल की, बिल रिसेबल टू जे। उसके बाद ये 180 का बिल मैंने क्या किया, 180 का बिल मैंने बैंक से जाके डिस्काउंट किया, 172,800 से बैंक अकाउंट डेबिट, 172,800 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल आ जाएगा। इसके बाद मैंने इसका 1/3 पार्ट जे को रेमिट कर दिया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो 1/3 पार्ट आता है, तो डिस्काउंट भी 1/3 रेमिट करूंगा। ऐसे सिनेरियो में एंट्री क्या होगी, जे अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डिस्काउंट,
तो वही एंट्री हो जाएगी, जे अकाउंट डेबिट टू बैंक इनटू डिस्काउंट 1/3 पार्ट मैंने यहाँ पे इसको रेमिट किया है। ठीक है, अब ड्यू डेट पे क्या हुआ बच्चों, ड्यू डेट पे मेरे को पॉसिबल नहीं था पे करना, इसलिए क्या किया मैंने, वापस से नया बिल अब मैंने एक्सेप्ट किया। यानी बच्चों ये मेरे लिए 252 का मेरे लिए न्यू बिल पेएबल है। अच्छा, बिल पेएबल के लिए एंट्री क्या होगी, जे अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल 252। अच्छा, उसके बाद जे ने जाके बैंक के साथ डिस्काउंट किया, ये एंट्री मेरे बुक्स में नहीं होगी, जे के बुक्स में होगी। अच्छा, जे ओल्ड बिल ऑनर करेगा, ये एंट्री भी मेरे बुक्स में नहीं होगी, जे के बुक्स में होगी। जे ने मुझे डायरेक्टली पैसे भेजे 440 अगर तुम यहाँ पे आइडियली देखते हो, ठीक है, तो 240660 में उसने डिस्काउंट किया, इसमें से उसने ओल्ड बिल 180 का ऑनर किया होगा। ठीक है, तो 240660 माइनस 180 का उसने ओल्ड बिल ऑनर किया, तो अमाउंट बच रहा है 660660। इसका इसने मुझे वापस से 2/3 भेज दिया है बच्चों। 2/3 करोगे तो 40440 आएगा, यानी यहाँ पे रेशियो चेंज वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 2/3 अमाउंट जब इसने रेमिट किया, 40440 का 2/3 अमाउंट जो इसने मेरे को रेमिट किया, ये अब अमाउंट रेमिट कर रहा है तो मुझे डिस्काउंट भी रेमिट करेगा। डिस्काउंट में कितना रेमिट करेगा, 252 माइनस 240660, यानी 11340 का डिस्काउंट है, इसका 2/3 पार्ट मुझे डिस्काउंट भी दे देगा 7560। तो अब मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40440, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 7560 टू जे अकाउंट। अच्छा, मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, बिफोर मैच्योरिटी टी बिकम्स बैंकरप्ट, मैं बिल पेबल नहीं पे करवाऊंगा तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद 50 पैसा इन रुपी, अब मैं लास्ट बिल इंटू रेशियो मल्टीप्लाई करो, 252 लास्ट बिल था, इंटू रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, मेरा रेशियो 2/3, यानी मैं 168 जे को देना हूँ, 168 जे को देने में से 50% दे दिया मैंने और 50% चले गया मेरा डेफिशिएंसी में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन द बुक्स ऑफ टी। ठीक है, ये और था बीआरएस, अगर तुमको डिफिकल्ट गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकते थे। उसके बाद वाह क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, काफी 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 इजी क्वेश्चन पूछा है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, अगर ओवरऑल बताऊं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तुमको टोटल परचेस और टोटल सेल्स निकालना है। कैसे निकालोगे, एक तो बनाओगे क्रेडिटर अकाउंट, दूसरा बनाओ डेटर अकाउंट। अच्छा, अगर यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों का दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तुम यहाँ पे देखोगे तो गिवन है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले लेना, उसके बाद कितना कैश रिसीव हुआ डेटर क्रेडिटर से या पे कितना हुआ वो भी गिवन है, डिस्काउंट अलाउड रिसीव वो भी गिवन है, तो तुम्हारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिट परचेस। अच्छा, कैश परचेस डायरेक्टली क्वेश्चन में 30,000 गिवन था, ऐसे करके टोटल परचेस निकल के 3,20,000। डेटर अकाउंट बनाया, डेटर अकाउंट में भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिया, कैश लिया, डिस्काउंट अलाउड लिया, तो मेरी सेल्स निकल के आई 580,700, ये निकल के आई क्रेडिट सेल। इसके बाद कैश सेल ऐड कर दो, सॉरी यहाँ पे सेल होना चाहिए था, कैश सेल ऐड कर दो तो 664,100 इतना तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का काफी इजी क्वेश्चन पूछा। उसके बाद सी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, री इश्यू फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एंट्रीज पूरे नहीं बताना था, बहुत सारे बच्चे सर हम पूरे एंट्री करके आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ फॉर फ्यूचर और री इश्यू के एंट्रीज पूछा हुआ है, प्लस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों अगर ओवरऑल बताओ तो 50,000 इक्विटी शेयर मैंने इशू किए थे, 3 लाख एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाऊंगा जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, और फिर 4 रुपए फाइनल कॉल पे मंगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहां से पूरी कहानी चालू हुई, दो जन थे, एक तो था एक्स और दूसरा वाई था। एक्स के पास 1000 शेयर थे जिसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी यानी 5 रुपए नहीं पे किया और 4 रुपए नहीं पे किए। वाई था 2000 शेयर थे जिसने सिर्फ कॉल मनी पे नहीं किया यानी 4 रुपए पे नहीं किए, सारे के सारे शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए। अब देखो बच्चों, इसमें अगर मैं तुमको ओवरऑल वर्किंग बताऊं, आईसीआई के हिसाब से भी वर्किंग नोट दिए, लेकिन देखो यहाँ पे एक्स के 3000 शेयर थे। अच्छा, एक्स ने पे कितने किए, देखिए एक्स ने सिर्फ पे कौन सा किया, एप्लीकेशन 3 रुपए का। ठीक है, आइडियली 1000 इंटू 3, एक्स ने पे किए 3000। बच्चों वाई ने कितने पे किए, वाई ने पे किया क्या क्या, एक तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया यानी 5 और 3, यानी उसने 8 रुपए 2000 शेयर पे 16,000 रुपए पे किए। अच्छा बच्चों, इसमें प्रीमियम का अमाउंट पे कितना किया था, तो एक्स ने तो प्रीमियम दिया ही नहीं। प्रीमियम क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी यानी प्रीमियम 0 भरा। अच्छा बच्चों, एक बार प्रीमियम अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पे कर देता है तो उसको अपन रिवर्स नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक्स ने प्रीमियम 0 रुपीज पे किया, यानी इसका 2 रुपए का जो प्रीमियम था 2000 का पूरा मेरे को फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम भी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों वाई ने प्रीमियम पे किया, क्योंकि वाई का तुम देखोगे उसने सिर्फ कॉल मनी पे नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी पे किया, यानी उसने प्रीमियम 4000 रुपए का पे किया, यानी उसका फोर फीचर सिर्फ 12,000 होगा। 4000 प्रीमियम एक बार जो गया वो भूल जाओ, यानी प्रीमियम रिवर्सल यहाँ पे 2000 ही होगा। सर फोर फीचर में बैलेंस कितना जाएगा, 3000 और 12,000, ऐसे टोटल 15,000 फोर फीचर में बैलेंस जाना चाहिए। अब उसके बाद मैंने ये शेयर री इशू किया, अब देखो री इशू मैंने किया 2,500 शेयर, बच्चों 3,000 फॉरफिट किए, 2,500 री इशू करे। अब ऐसे सिनारियो में फीफो बेसिस पे अपन लेते हैं, पहले जिसके फॉरफिट किया, जैसे यहाँ पे पहले एक्स बोला तो एक्स के पहले 2,000 शेयर में 1000 शेयर में री इशू करूंगा।
वाई के बच्चों 2000 शेयर थे, इसमें से 1500 शेयर ही री इशू करूंगा और 500 शेयर अभी भी रहने दूंगा, ठीक है, यानी टोटल 2500 शेयर रेशियो है, वाई के 1500 और एक्स के पूरे 1000। अब देखो री इशू जब किया मैंने 2 रुपए डिस्काउंट पे किया बच्चों, 2 रुपए का जो डिस्काउंट होता है ना वो मैं फोर फीचर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 शेयर थे, 2 रुपए का डिस्काउंट था, 2000 रुपए री इशू के डिस्काउंट के टाइम यूज होगा, यानी यहाँ पे 1000 रुपए का जो बैलेंस बच जाएगा पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर होगा। अच्छा, 12000 वाई के शेयर्स का टोटल फोर फीचर वाला अमाउंट था। 12000 में से बच्चों अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 500 शेयर का जो है वो तो अभी भी फोर फीचर में बैलेंस रहेगा, यानी अगर तुम देखोगे 12000 2000 शेयर का है तो 6 रुपए पर शेयर, ऐसे 500 शेयर का 3000 का फोर फीचर में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, बचे हुए 1500 शेयर 9000 रुपए उनका फॉर फीचर का बैलेंस था, ये री इशू हुए, री इशू 2 रुपए डिस्काउंट पे हुए 1500 शेयर, यानी 3000 रुपए री इशू के टाइम डिस्काउंट के लिए फोर फीचर यूज हो गया, फोर फीचर में बैलेंस बचा 6000, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व को, यानी टोटल 6000 और 1000 7000 रुपए कैपिटल रिजर्व को जाएगा, फोर फीचर में 3000 रुपए का अभी भी बैलेंस बचा हुआ रहेगा। अगर इसकी मैं ओवरऑल जर्नल एंट्री बता दूं तो तुम्हारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल पूरे 3000 शेयर पे रिवर्स कर दिया जितने मैंने फॉरफिट किए। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 1000 शेयर पे, देखो मैंने यहाँ पे बताया था 2000 रुपए ही रिवर्स होगा, यानी 1000 शेयर पे ही रिवर्स होगा, यानी 2000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स हुआ। इसमें अलॉटमेंट, शेयर कॉल और फॉरफीचर का अमाउंट तुम्हारा 15000 निकला था, यहाँ पर निकाला, देखो 3000 और 12000 15000 रुपए निकला। सर इसकी जगह पे हम कॉल इन अरियर्स भी ले सकते हैं क्या? यस बच्चों, इसकी जगह पे तुम कॉल इन अरियर्स भी ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैंने ये शेयर इशू कितने पे किए, री इशू किए, देखो 20000 रुपए पे री इशू कर दिए 2500 शेयर, ठीक है, लेकिन 25000 रुपए की शेयर कैपिटल का अमाउंट बच रहा था तो मैंने 5000 रुपए बच्चों कहां से लिया है, फोर फीचर से, देखो यहाँ पे 2000 यहां से ले लिया, 3000 यहां से लिया, टोटल 5000 रुपए मैंने फोर फीचर अकाउंट से ले लिया। उसके बाद फोर फीचर का 7000 रुपए बैलेंस चलेगा कैपिटल रिजर्व को। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैपिटल रिजर्व में 7000 आएगा। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख का था, 2000 रुपए रिवर्स हो गया, 90-80 बचेगा। सर जो फोर फीचर में 3000 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है अभी वर्किंग नोट में बताया, तो 495 के मेरे पास, यानी 49,500 इक्विटी शेयर है, 4,95,000, 3000 का भी फॉर फ्यूचर में बैलेंस है 498। बच्चों यहाँ पे 500 शेयर री इशू नहीं किए इसलिए कंप्लीट नहीं ले रहा हूँ, यानी 498 ऐसे इस तरीके से तुम्हारी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बन जाएगा। ये भी सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल के ऐसा सेम इन्होंने मस्त क्वेश्चन पूछा था रिडम्पशन ऑफ सॉरी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए बच्चों, बस छोटी सी और थोड़ी सी वीडियो का पार्ट बाकी है, पूरी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A इन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना सेम अगेन आईसीआई का मॉड्यूल का ऐसा क्वेश्चन है। शेयर्स में यहाँ पे 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ, शेयर पे अभी भी 70 रुपए पेड अप है, 30 रुपए आना बाकी, यानी पहले 30 रुपए मंगाएंगे। इसमें क्या हुआ, 4000 प्रेफरेंस शेयर पे मेरे को पैसे नहीं आए, मतलब 30 रुपए नहीं आए रहेंगे। अब देखो मैंने सबसे पहले कॉल कितना किया, कॉल तो बच्चों मैंने पूरा का पूरा कॉल किया होगा, यानी 30 लाख रुपए मैंने कॉल किया, लेकिन 4000 शेयर होल्डर ने 30 रुपए पे नहीं किया, यानी 4000 इंटू 30 कॉल इन अरियर पे कितना जाएगा, 1,20,000 रुपए चला जाएगा कॉल इन अरियर पे, और 28,80,000 रुपए मैंने पे कर दिए। अच्छा, ये शेयर मैंने फॉरफिट कर लिया, यानी ये 1,20,000 था कॉल इन अरियर। अच्छा, इसके 70 रुपए मैं फॉरफिट करूंगा तो 70 इंटू, अगर तुम देखोगे 70 इंटू 4000, यानी इनका फॉरफीचर में 280 चले गए, 4 लाख था 21 कॉल इन अरियर से, ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिवर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, फॉरफीचर क्योंकि अब रिडीम भी हो रहे हैं तो मैं इसको री इशू करूंगा ही नहीं, तो अगर तुम ये लास्ट में देखोगे तो 280 को मैं बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये लास्ट एंट्री एकदम बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये शेयर्स रिडीम करने के लिए मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किया बच्चों। अब इक्विटी शेयर जब मैंने इशू किया, कितने इक्विटी शेयर इशू किया, 10 लाख इक्विटी शेयर किया 10 ईच। अब इसमें बच्चों क्या बोला, 2 एप्लीकेशन पे करेंगे, 4 अलॉटमेंट पे करेंगे, और बैलेंस 1 जून 2025 को होगा। अब बच्चों बैलेंस 2025 को होगा, ये जो बैलेंस वाला है ना आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट, इसकी तुमको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन कब का दे रहे हैं बच्चों, अपन देख रहे हैं सिर्फ 31 मार्च तक का, ठीक है। तो ये वाला कॉल नहीं भी मंगाओगे तो चल जाएगा, यानी तुमको 2 रुपए और 4 रुपए इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, 2 रुपए जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो 10 लाख इंटू 2 यानी 20 लाख रुपए आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद 4 रुपए मंगा रहे हो कब पे, अलॉटमेंट पे, इसमें 1 रुपए का प्रीमियम इन्वॉल्व है क्योंकि 10 के शेयर मैंने 11 में बेचे थे, यानी 40 लाख रुपए, देखो अलॉटमेंट को 40 लाख रुपए ड्यू हुए, 30 लाख के कैपिटल को, 10 लाख गया प्रीमियम को, और ये 40 लाख रुपए आ गए थे। अब बच्चों यहाँ पे जब भी मेरे को रिडम्पशन करना है तो रूल क्या है, जितने की भी मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए प्रेफरेंस शेयर है। अच्छा, कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा हूँ, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, 4000 तो फॉरफिट कर चुका है, यानी 96,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा हूँ। इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, यानी 96 लाख रुपीस मुझे सीआरआर में डालने चाहिए। लेकिन बच्चों कहीं पे भी मैं फ्रेश इश्यू करता हूं
फ्रेश इशू अगर मैं करता हूं तो मेरे को क्या बोलते हैं तो सीआरआर में उतना अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को नॉमिनल वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब फ्रेश इशू मैंने कितने का किया 30, और कैपिटल को कितना लेके गया था 20, यानी 50 लाख का फ्रेश इशू किया था, ये हटा दो। तो यानी मेरे को कितना लेके जाना पड़ेगा 96 लाख माइनस 50 लाख अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे 46 लाख रुपए जनरल रिजर्व से सीआरआर में चले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं प्रीमियम पे रिडीम कर दूंगा तो 96 लाख का कितना परसेंट, 5% प्रीमियम, 4,80,000 प्रीमियम पे रिडीम कर दिया, शेयर होल्डर को पैसे पे कर दिए। अच्छा, उसके बाद जनरल रिजर्व प्रीमियम से सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, ये वाली एंट्री भूल मत जाना, ये दो एंट्री बच्चे पर्टिकुलरली भूल जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, सेम एज मॉड्यूल क्वेश्चन आया था, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इन्होंने थ्योरी पूछा, ये एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन था, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुमको याद हो तो बच्चों प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट अपन ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेजर को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसमें उन्होंने बोला रूल्स फॉर एंट्रीज पोस्टिंग बताओ। जैसे लेजर में हर एक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाता हूँ, टू और बाय का यूज करूंगा, और कंसर्न डेबिट और क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिवली लिख लूंगा, तो उसके रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6B का थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। ओवरऑल में बताऊं पेपर का लेवल, तो पेपर वाज एवरेज। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक तो सर बात हो गई कि पेपर जो था, जनवरी का पेपर गया बच्चों, देखो जैसा भी गया अपने हाथ में नहीं था, अपन ने अपने 100% एफर्ट दिए थे। अच्छा, इसके बाद जो मैं तुमको बोल रहा था बच्चों, सजेस्टेड आंसर के बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, जो भी बच्चे या तो मई 2026 में एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनके अकाउंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, या फिर बहुत सारे बच्चे जिनका जनवरी में पेपर दिया लेकिन सर हमको अकाउंट्स की प्रिपरेशन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पास हो जाएंगे या बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आइडियली अकाउंट में मेरे को ऐसा लगता है 50-60 प्लस मार्क्स आने चाहिए, लेकिन अगर तुम 40 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे वीक होंगे। ऐसे सिनारियों में बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए फ्री 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 एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकालने वाला हूं। ठीक है, ये बच्चों कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका तुमको 1 रुपए भी पे नहीं करना है। खाली हाँ, जो नोट्स रहेंगे, नोट्स की कॉस्ट अगर तुम नोट्स वो टाइम पे ऑर्डर करते हो तो लग जाएगी, अदरवाइज ये बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैच कंप्लीटली फ्री होने वाली है। सर ये बैच आइडियली बताओ तो 1 मार्च से स्टार्ट होगी, वो बच्चों के लिए जिनका अकाउंट्स उतने कॉन्सेप्ट वीक नहीं है। अगेन ये डिटेल बैच नहीं है बच्चों, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगी, यानी आइडियली मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना फोकस है उतने ही पॉइंट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा डिटेल में नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिलेवेंट है उतनी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये 1 मार्च से स्टार्ट होगी, और मई 2026 की जो भी एग्जाम है उसके पहले कोशिश करेंगे अपन ये बैच को एंड कर देने का, ये बैच कंप्लीटली एंड हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सर। इसके लिए क्या करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करके रख सकते हैं, तो मैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देंगे अपन, और वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए, उनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगी। ठीक है, तो जरूर बच्चों, जो भी बच्चों को कॉन्सेप्चुअली वीक है, अकाउंट्स में डर है, बिल्कुल ये बैच ज्वाइन करना। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई मॉनेटरी पर्पस नहीं रहेगा। मेरी कोशिश यही है जितने बच्चों का बेनिफिट हो उतना अच्छा। अच्छा, इसके अलावा अगर तुमको कुछ भी क्वेरीज है तो तुम डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो कि जो भी क्वेरीज है तुम्हारे अकाउंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ओवरऑल अगर बताओ तो पिछले 3 साल से हमारे अकेडमी ने, हमने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने काफी जबरदस्त रिजल्ट दिए है। अगर तुम मई 2025 में देखोगे तो 2 ऑल इंडिया रैंकर आए थे। ठीक है, मई 2025 के रिजल्ट में AIR 7 एंड AIR 11, और नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर तुम हो सकते हो बच्चों, तो जरूर ज्वाइन करना। जिन्होंने भी वीडियो देखी है मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करो, वापस से सजेस्टेड आंसर का PDF की लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों का जिनका पेपर अच्छा गया है, बात करने की इच्छा है इंटरमीडिएट की प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, कनेक्ट जरूर करना बच्चों। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये सजेस्टेड आंसर बनाने के पीछे काफी डिटेल रिसर्च है, काफी डिटेल मेहनत है। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों के लिए की है, मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ ना कुछ हर टाइम बेनिफिट हो और उनको एक क्लैरिटी रहे कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये सजेस्टेड आंसर देखना इसलिए था कि तुमको क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर भी कुछ क्वेरीज है तो तुम डायरेक्टली मेरा नंबर मैंने दे रखा है, मेरे नंबर पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।